नमस्कार, स्वागत है आपका TNBCD चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पेट की तैयारी चल रही है। इसी क्रम में आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो भारतीय इतिहास से रिलेटेड है। पेट के सिलेबस में इतिहास से दो टॉपिक हैं। एक भारतीय इतिहास जिसमें आपका लगभग संपूर्ण इतिहास आ जाएगा, और दूसरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, यानी जब से भारत की स्वतंत्रता जब से भारत का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ तब से लेकर जब तक भारत आज़ाद हुआ, है ना। इसको पढ़ाने के लिए आज एक नई फैकल्टी आने वाली है जिन्हें हम लोग दीपक सर के नाम से जानते हैं। उनके बारे में यदि हमें आप लोगों को बताऊं, वो बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने अपना बीएड मेरे साथ ही KNPG गवर्नमेंट कॉलेज ज्ञानपुर भदोही से कंप्लीट किया है। आप लोग जानते हैं कि बिहार से आ करके उन्होंने यहाँ से जो बीएड कंप्लीट किया हुआ है तो एक अच्छे कैलिबर के छात्र रहे हैं, है ना। जीएस में उनकी खास तौर पर अच्छी पकड़ है। उन्होंने अपना एमए भी हिस्ट्री से कंप्लीट किया है, और जो भी एग्ज़ाम्स उन्होंने दिया हुआ है या जो भी एग्ज़ाम देते हैं तो जीएस में अच्छे स्कोर उनके रहते हैं विशेष तौर पर। ठीक, तो स्वागत करिए आज आप लोग उनका। आइए सर। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आदित्य सर ने मेरे बारे में आप लोगों को कुछ बता ही दिया है और मेरा इंट्रोड्यूस आप लोगों से करा ही दिया है, जिसके लिए मैं आदित्य सर का दिल से आभारी हूँ और मैं उनका मतलब दिल से धन्यवाद भी कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाया है और मेरे को मौका दिया जो अब मेरा नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर सकूँ और जो आपके पेट एग्जाम में सब कारगर हो उसके अद्यतन मैं कुछ हम लोगों को पढ़ा सकूँ। जैसा कि बच्चों आदित्य सर ने मेरे बारे में जो बताया, इसमें थोड़ा सा मैं अपने बारे में और ऐड कर देना चाहता हूँ कि मैं जो हूँ बिहार के बक्सर जिले का रहने वाला हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन जो किया है वो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से किया है और हिस्ट्री से किया है। मेरा बीएड भी हुआ जो KNPG जो काशीनगर स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, जो कि यूपी में एक सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ से मैंने निकाल के किया है और मेरा यहाँ ओवरऑल रैंक 1000 से कुछ कम था, 990 के करीब था। और बच्चों मैंने अपना जो एमए कंप्लीट किया है वो भी मैं अपना यहीं से किया हूँ, काशीनगर स्नातकोत्तर महाविद्यालय से ही किया हूँ। तो बच्चों जो मेरे को थोड़ा मोड़ा नॉलेज है अपने सब्जेक्ट का, जो मैंने यहाँ तक उपलब्धि मतलब जो भी पढ़ा हूँ हिस्ट्री के बारे में एमए तक बीएड तक, या कैसे पढ़ाया जाता है बीएड में हम लोगों को जो सिखाया गया है वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ इस पेट के एग्जाम में। और आदित्य सर का जो ये ऑनलाइन स्टडी चैनल है उसके माध्यम से तो अब साथियों मैं आप लोगों से ज़्यादा क्या बोलूँ, मैं सीधे आप लोगों को टॉपिक पर लिए चलता हूँ। तो बच्चों जो पेट सिलेबस में जो हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो दो पार्ट में डिवाइड है, जैसे कि भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्या बच्चों, भारतीय इतिहास है पहला और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है दूसरा। तो भारतीय इतिहास में कुछ चुनिंदा टॉपिक हैं, जैसे कि पहला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उसके बाद है बुद्ध और महावीर से संबंधित, उसके बाद है आपका मौर्य सभ्यता, उसके बाद मौर्य काल, मौर्य सभ्यता नहीं होता है, मौर्य काल होता है, उसके बाद है आपका गुप्त काल, हर्षवर्धन का शासनकाल, राजपूत कालीन इतिहास, सल्तनत काल, और ये आपका हो गया मुगल काल। तो इतना ही चीज आपको भारतीय इतिहास में पढ़ना है और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बाकी चीजें पढ़नी है। तो बच्चों अब मैं आप लोगों को सीधे टॉपिक पे लिए चलता हूं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है सिंधु सभ्यता। तो बच्चों सिंधु सभ्यता के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों से कुछ चीज डिस्कशन कर लेना चाहता हूं कि बच्चों किसी भी देश की अगर स्थिति का बारे में जानना होता है कि उस देश की स्थिति कैसी है, तो उस देश की स्थिति के बारे में जानकारी हमें वहां के सभ्यता और संस्कृति से ही चलती है।
जैसे कि मान लीजिए कि अमेरिका और भारत की तुलना करना हो कि अमेरिका और भारत दोनों देश ही हैं, दोनों में लोग ही रहते हैं, लेकिन वो दोनों में अंतर क्या है? वहाँ के कल्चर और यहाँ के कल्चर जो है वही डिफाइन करते हैं कि वहाँ और यहाँ में क्या अंतर है। वहाँ की सभ्यता और यहाँ की सभ्यता डिसाइड करती है कि हम भारत और अमेरिका में क्या अंतर है। तो सभ्यता और संस्कृति बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है किसी भी देश की स्थिति की जानकारी के लिए। तो बच्चों, इसी चीज से रिलेटेड हम आप लोगों से संबंधित टॉपिक जो है सिंधु सभ्यता पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि पेट एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हमेशा एक दो क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चों, सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि जो हम लोगों को बताई गई है वो C14 कार्बन पद्धति C14 जिसको बोला जाता है, उसका जो तिथि है 2400 से 1700 ईसा पूर्व बताई गई है। कितना बताई गई है बच्चों? 2400 से 1700 ईसा पूर्व। कार्बन 14 पद्धति थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं इसको, ये हालांकि आपके सिलेबस से थोड़ा अलग होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। कार्बन पद्धति या कार्बन 14 पद्धति जो भी आप इसको बोलिए, वो क्या है बच्चों की किसी भी कोई भी वस्तु जितनी पुरानी हो जाती है तो उसमें कार्बन की मात्रा जितनी कम होती है उसी को अनुसार उसका मतलब डिसाइड किया जाता है कि वो जो सभ्यता थी या वस्तु थी कितनी पुरानी थी। तो उसी के माध्यम से जो हड़प्पा सभ्यता की तिथि निर्धारित की गई वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व की गई। तो सबसे पहले ये तो ठीक है, इसका तिथि निर्धारित कर दी गई, लेकिन सबसे बड़ा चीज ये है कि आखिर इसका तिथि निर्धारण कैसे किया गया। तो इसका तिथि निर्धारण जो किया था वो, यानी तिथि निर्धारण का बच्चों अर्थ ये होता है कि इसका खोज किसने किया था। आखिर ये सभ्यता तो पहले से मौजूद थी, लेकिन इसको मतलब धरातल पर लाया किसने, इसका जानकारी हम लोगों को किसने दिया। तो इसकी खोज जो की थी दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की थी। और ये तो उन्होंने खोज किया था, लेकिन ये किसके अंडर में काम करते थे? तो ये सर जॉन मार्शल के अंडर में काम करते थे, जो एक पुरातत्वविद थे। और सर जॉन मार्शल ने जो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी उसका विधिवत घोषणा जो उन्होंने किया था वो 1924 में किया था। तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों को दो मतलब महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना है। एक तो ये कि सबसे पहले दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की थी और उसका जो विधिवत घोषणा हुआ था वो 1924 में हुआ था। बच्चों, एक और ही एक अच्छा सवाल आता है इससे हड़प्पा सभ्यता से कि हड़प्पा सभ्यता को नहीं, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा मैं यहाँ पे मिस्टेक कर गया। एक क्वेश्चन ये आता है हड़प्पा सभ्यता से कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि इसका जो दयाराम साहनी ने जो प्रथम खोज की थी वो हड़प्पा नामक जगह पर की थी, इसलिए इस सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, किसी भी मतलब क्षेत्र का, जब किसी भी क्षेत्र का मतलब जो कोई क्षेत्र होता है विस्तृत, कोई भी मान लीजिए कोई भी क्षेत्र होता है वो कितना दूर में फैला हुआ होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे एक भारत देश है तो भारत देश का मतलब कितना दूर तक मतलब उसका क्षेत्रफल है। तो उसी तरह से जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका भी अपना विस्तृत क्षेत्र था। जो मैं आप लोगों से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर देना चाहता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता का जो पश्चिमी पूरा स्थल था वो सूतंगा गेंडोर बलूचिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बच्चों? पश्चिमी पूरा स्थल सूतंगा गेंडोर बलूचिस्तान में पड़ता है। पूर्वी पूरा स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तरी पूरा स्थल मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है और दक्षिणी पूरा स्थल दाइमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये जो चार उसके महत्वपूर्ण जो दिशाएं थी, चारों दिशाएं में उनका हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था वो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया है, जो आपके एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस चीज को आप लोग बार बार देखिएगा, इस चीज को आप लोग बार बार याद करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में हो ना हो ये क्वेश्चन आ सकती है। बच्चों, अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज थी जो हड़प्पा सभ्यता की वो क्या थी? वो थी इसका जो मतलब कि ये कैसी सभ्यता थी। तो ये अर्ध ऐतिहासिक युग से संबंधित सभ्यता थे। अर्ध ऐतिहासिक युग से संबंधित का अर्थ हुआ, थोड़ा सा इसको समझाने से पहले मैं बच्चों आप लोगों से डिस्कशन कर लेना चाहता हूं कि इतिहास को कितने पार्ट में बांटा गया है। इतिहास को 3 पार्ट में बांटा गया है, प्राग इतिहास काल, आद्य इतिहास काल
और ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल जो पहला होता है उसका अर्थ ये होता है कि प्राग ऐतिहासिक काल में जो लिखित विवरण था वो कोई उपलब्ध नहीं था, मतलब प्राग इतिहास काल में कोई लिखित विवरण हम लोग को नहीं मिला है। और अर्ध ऐतिहासिक काल में लिखित विवरण तो मिला है लेकिन उसके लेख को पढ़े नहीं जा सके हैं। और ऐतिहासिक काल उस युग से रिलेटेड है जिसमें लिखित विवरण भी मिला है और वो हमारे लिए इतिहास लेखन में काम भी आता है। तो ये तो हुई बच्चों की हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कैसी सभ्यता थी, तो आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित थी। ये बच्चों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लोग फोकस कीजिएगा। उसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि उस समय के लोग कैसे थे। तो बच्चों उस समय के लोग जो निवासी थे हड़प्पा सभ्यता के वो द्रविड़ थे एवं भूमध्य सागरीय थे। कैसे थे बच्चों? द्रविड़ थे और भूमध्य सागरीय थे। उसके बाद बच्चों जो इंपॉर्टेंट जो इसके बाद पार्ट है तो मैंने यहाँ पर लिखा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो इसमें एक चीज फोकस कीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता जब अधैतिहासिक थी इसका मतलब कोई लिखित विवरण नहीं था इसके बारे में, मतलब लिखित विवरण था तो उसके लेख पढ़े नहीं जा सकते थे। तो आखिर इसकी खोज कैसे हुई? तो इसकी खोज जो हुई वो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से हुई, मतलब कि जो बर्तन मिले खुदाई से, जो जेवर मिले, हथियार मिले, ये सब चीज जो है वो हड़प्पा सभ्यता की साक्ष्य है। थोड़ा सा ये भी अच्छा टॉपिक है बच्चों, ये भी मतलब अच्छा पॉइंट है। उसके बाद बच्चों जो हड़प्पा सभ्यता की एक मुख्य विशेषता थी वो ये थी कि वो नागरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नागरीय सभ्यता। नागरीय सभ्यता का मतलब हुआ कि जो हमारे आजकल का जो शहरी सभ्यता है, जो बॉम्बे की सभ्यता है, दिल्ली की सभ्यता है, जैसे मतलब वहां का आजकल के लोग रहते हैं, जीवन यापन करते हैं, उसी टाइप की सभ्यता थी, यानी नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद बच्चों एक प्रमुख पॉइंट ये आता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिखना भूल गया था बच्चों, कि हड़प्पा सभ्यता जो इसका जो आकार था वह कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता का आकार बच्चों यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, त्रिभुजाकार था। कैसा था बच्चों? त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। उसके बाद बच्चों कोई भी मतलब जगह होगा, कोई भी मान लीजिए भारत देश है तो भारत देश में कुछ इंपॉर्टेंट राज्य है, उसी तरह उस समय भी हड़प्पा में 6 महत्वपूर्ण नगर थे जो कि मैं यहाँ पे लिखा हूं, और उनका जो खोजकर्ता थे जो इंपॉर्टेंट हैं उनका मैं नाम भी लिखा हूं, और जो इंपॉर्टेंट नदी के किनारे बसे थे उसका भी मैं यहाँ पर जिक्र किया हूं, और उसी चीज का जिक्र किया हूं जो आपके एग्जाम में आते हैं और उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों जो यहाँ पर मैं स्थल लिखा हूं, खोजकर्ता लिखा हूं और नदी लिखा हूं। तो जो पहला जो जगह थी वहां मैं थोड़ा सा यहाँ पर बच्चों 1 नंबर ये होगा, 2 नंबर ये होगा। मैं यहाँ पे हड़प्पा इसलिए बाद में लिखा क्योंकि मैं यहाँ पे हड़प्पा का जिक्र कर चुका हूँ आप लोगों से, तो थोड़ा सा मैं इधर मोहनजोदड़ो पहले लिख चुका था। तो यहाँ बच्चों पहला जो था जगह वो हड़प्पा था जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 ईस्वी में की थी, और रावी नदी के किनारे की थी। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। मतलब हड़प्पा जो जगह था वो कहाँ था? रावी नदी के किनारे था, मतलब उसी के तट पर ही बसा था। इसका मैं बच्चों ये भी बताऊंगा आप लोगों को, अगला थोड़ा देर में बताऊंगा कि मतलब ये जगह किस अभी जो उपलब्ध है, कहाँ पे उपलब्ध थे उस समय, मतलब कहाँ पे ये अवस्थित थे, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे हड़प्पा जो था पाकिस्तान में था, यहाँ पर मैं नहीं लिखा हूँ, बोर्ड पे थोड़ा जगह कम था तो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो चीज। दूसरा जो इंपॉर्टेंट था उसका बच्चों, दूसरा नगर जो इंपॉर्टेंट था वो मोहनजोदड़ो था, और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी और 1922 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1922 ईस्वी में की थी, राखलदास बनर्जी ने की थी। और इसका जो किस नदी के किनारे बसा था? तो ये सिंधु नदी के किनारे बसा था। किस नदी के किनारे बसा था? तो सिंधु नदी के किनारे बसा था। तीसरा जो था शहर वो गढ़वारी वाला था। तो इसका बच्चों हमने शहर का नाम लिख दिया है, लेकिन इसका जो खोजकर्ता और नदी का नाम है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब एग्जाम में नहीं आता है, तो मैं आप लोगों का पेज नहीं भरना चाहता हूँ। मोस्टली मैंने देखा है तो बहुत कम ही इसको पूछता है। तो मान लीजिए अभी आप लोगों को बहुत सारा चीज पढ़ाना है तो मैं पेज भरने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों को मैं वही इंपॉर्टेंट तथ्य रखना चाह रहा हूँ जो आपके पेट में काम आए, तो इसलिए मैं यहाँ पे उनका जिक्र नहीं किया हूँ। चौथा जो इंपॉर्टेंट जगह था वो धौलवीरा था, और धौलवीरा का
खोज जो था वो जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। दोनों ने मिलकर किया था। पहले जेपी जोशी ने किया था, जोशी ने किया था, उसके बाद रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। और मतलब यही इसी में रविंद्र सिंह बिष्ट ने भी अपना कुछ योगदान दिया था, एक तरह से आप कह सकते हैं। और जो ये किस नदी के किनारे धौलवीरा था, तो ये लूनी नदी के किनारे था। बच्चों, धौलवीरा किस नदी के किनारे था, तो लूनी नदी के किनारे था। उसके बाद इसका इंपॉर्टेंट जो शहर था वो राखीगढ़ी था। राखीगढ़ी का भी बच्चों मैंने वो नाम नहीं ऐड किया है, क्योंकि अभी उतना मतलब उसका नाम हम नहीं पूछता है कि कौन क्या था और किस नदी के किनारे था। और जो छठा और लास्ट था बच्चों, वो कालीबंगन था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मैं आगे जिक्र करूंगा वीडियो में कि इसका कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, कालीबंगन का जो खोज किया था वो अमलानंद घोष ने किया था और 1951 ईस्वी में किया था। और ये जो बच्चों ये घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ था। तो बच्चों, ये तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिसको मैं एक बार और आप लोगों को रिवाइज कर देना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को याद हो जाए और आप लोगों को ज्यादा मतलब दिक्कत ना हो याद करने में। तो बच्चों, मैं थोड़ा सा तेजी से आप लोगों के साथ रिकैप कर देता हूं कि कार्बन 14 पद्धति से हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 2400 ईस्वी से ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना गया है। खोज दयाराम साहनी ने की थी, 1921 ईस्वी में की थी। विधिवत घोषणा जो की थी सर जॉन मार्शल ने की थी, 1924 में की थी। और इसका जो विस्तार था वो पश्चिमी पुरास्थल में जो था वो सुतगा गंडोर जगह था, और बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है सुतगा गंडोर। दूसरा पूर्वी जो पुरास्थल था वो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तीसरा उत्तरी जो पुरास्थल था वो मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और चौथा दक्षिणी जो है दाइमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये कैसी सभ्यता थी, तो आद्यैतिहासिक युग से रिलेटेड थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको उस समय भी बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पांचवा, ये कैसी थी, मतलब यहाँ के निवासी कहते थे, तो द्रविड़ थे, भूमध्य सागरीय थे। कैसे थे बच्चों? द्रविड़ थे और भूमध्य सागरीय थे। छठा जो थी, ये मतलब इसके बारे में था कि ये पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के आधार पर इसकी खोज हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। सातवां जो है, ये कैसी सभ्यता थी, तो नागरीय सभ्यता थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके जो प्रमुख 6 स्थल हैं, जो नगर हैं, उसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे लिखा है मोहनजोदड़ो, खोजकर्ता राखलदास बनर्जी, 1922 ईस्वी में खोज हुई थी। सिंधु नदी के तट पे है। हड़प्पा दयाराम साहनी ने की थी, 1921 ईस्वी में की थी। रावी नदी के तट पे है। तीसरा गाढ़ी वाला है, गढ़वारी वाला है। चौथा धौलवीरा है। पांचवा राखीगढ़ी है। और छठा जो काफी इंपॉर्टेंट है, कालीबंगन है। तो बच्चों, हम लोगों ने जो था हड़प्पा काल के बारे में बहुत से सारी चीजें जान ली थी। और अब हम लोग थोड़ा सा उसका कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जान लेते हैं, जो कि हड़प्पा कालीन स्थल पाए गए थे उस समय, वो कहाँ पाए गए थे, उस सब चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी हासिल कर लेते हैं। और देखिए, मैं एक एक चीज़ को पॉइंट आउट करूंगा, थोड़ा आप लोग अच्छा से ध्यान देके उसको देखिएगा। जैसे कि बच्चों, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जब भारत और पाकिस्तान एक ही में थे, उस समय दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। लेकिन जब देश का बंटवारा हुआ, उसके बाद जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, तो सबसे ज्यादा जो जगह प्राप्त हुए वो कहाँ प्राप्त हुए? गुजरात से प्राप्त हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता की सबसे ज्यादा जगह गुजरात से प्राप्त हुई। उसके बाद बच्चों, लोथल एवं सुतकोतदा जो था वो प्रमुख बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता की। जूते हुए खेत, नकाशीदार ईंटों का प्रयोग कालीबंगन में हुआ था। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो, जिसको कि मृतकों का टीला भी कहा जाता है, वहां से एक शिल्प और 3 मुख वाले देवता, जिसको पशुपति यानी भगवान शंकर कहते हैं, उसकी मूर्तियां मिली हैं। नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। मन के बनाने के कारखाने लोथल एवं चौहंदड़ो से मिले हैं। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से प्राप्त हुआ है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। युग्म समाधियां लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुई है। उसके बाद बच्चों, यहाँ देखिए, दहेरी एक पर्वतीय जगह था उस समय हड़प्पा काल का, वो भी एक इंपॉर्टेंट स्थान रखता है, भी हड़प्पा कालीन स्थल थी। इसको थोड़ा एक बार देख लीजिएगा अच्छा से। उसके बाद वृषभ मुद्रा, जो कि उस समय अंकन किया गया था मुद्रा के ऊपर वृषभ का चिन्ह, वो मोहनजोदड़ो से मिला है।
ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद बच्चों ये तो थी जो कुछ वहाँ पे मतलब स्थल खनन खोज हुआ था, उसमें कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली थी। लेकिन उसके बाद बच्चों अब देखिए जो कुछ प्रमुख जगहें थी जो कि उस समय उस स्थान से हड़प्पा काल का खोज हुआ था, वो कौन कौन सा था। तो हड़प्पा सबसे पहले था, वो पाकिस्तान प्रांत के साहिवाल जिले में, पाकिस्तान प्रांत के साहिवाल जिले से खोजा गया था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान प्रांत के लड़काना जिले से खोजा गया था। कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से खोजा गया था। लोथल गुजरात का अहमदाबाद जिले से खोजा गया था। धौलवीरा धौलवीरा गुजरात के कच्छ जिले से खोजा गया था। तो ये तो बच्चों ये जो थी ये जगह थी जो उस समय हड़प्पा काल में मतलब खोजी गई थी। बच्चों सिंधु सभ्यता से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि बराबर एग्जाम में पूछी जाती हैं वो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, उसको भी थोड़ा आप लोग देख लीजिए और अच्छा से केयर कीजिएगा क्योंकि ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। जैसे बच्चों हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी और भगवान शिव की पूजा की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी और भगवान शिव की पूजा की जाती थी। कपास की खेती का साक्ष्य जो मिला था वो मोहनजोदड़ो से मिला था। कपास की खेती जो भारत में होती थी, सबसे पहले पूरे विश्व में भारत की कपास की खेती होती थी, 3000 ईस्वी ईसा पूर्व में होती थी और उसका जो साक्ष्य मिला है प्रथम वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। उसके बाद हड़प्पा काल में मूर्ति पूजा होती थी। हड़प्पा काल में मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिले हैं लेकिन उस टाइम पे मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले थे। यहाँ पे एक चीज अच्छा से देख लीजिएगा कि मूर्ति पूजा हड़प्पा काल में प्रचलित थी लेकिन मंदिर का कोई अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है। लोहा का उस समय कोई प्रचलन नहीं था, मतलब लोहा हड़प्पा काल में प्रचलित नहीं था। हड़प्पा काल को कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। कांस्ययुगीन सभ्यता कहने का मतलब कि उस काल में कांस्य मतलब ताम्रयुग था, मतलब तांबे का प्रचलन था, कांस्य का प्रचलन था। उस समय शेर के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, मतलब शेर के कोई अस्थि पंजर नहीं मिले हैं जिससे कि पता चले कि उस काल में शेर थे, यानी कि उस काल में शेर नहीं थे। गाय का महत्व नहीं था। उस काल में जो मुद्रा पे जो चित्र अंकित होता था उस पे बहुत सारे पशुओं के चित्र अंकित किए जाते थे, जैसे कि वृषभ था, चीता था और जो भी थे, लेकिन उस पर गाय का कहीं मतलब चित्र अंकित नहीं था। इससे प्रमाणित होता है कि उस काल में गाय का कोई महत्व नहीं था। लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक का अर्थ हुआ कि उस समय चित्र के द्वारा मतलब लिपि दर्शाई गई थी। जैसे कि आजकल की लिपि क्या है हम लोग की, हिंदी की लिपि देवनागरी है। देवनागरी मतलब कि वर्ण पर आधारित है। उस समय की लिपि भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक मतलब कि वो चित्र पर आधारित थी। और सबसे बड़ा खासियत था कि जैसे हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं ना, उस समय लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और बच्चों थोड़ा सा इधर भी देख लेते हैं। उस समय की मुख्य फसल जो थी वो गेहूं और जौ थी। मुख्य फसल क्या थी उस समय की? गेहूं और जौ थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग शहद का प्रयोग मिठास के लिए क्या करते थे। आजकल लोग क्या क्या नहीं खाते हैं, मतलब बहुत सारा मिठाई खाते हैं, लेकिन उस समय क्या था, शहद जो था मीठा के लिए प्रयोग किया जाता था। तोल की इकाई 16 के अनुपात में थी। जो नाप तोल का इकाई था वो 16 के अनुपात में था। मेलुहा शब्द सिंधु घाटी से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि मेलुहा शब्द किससे संबंधित है, तो सिंधु घाटी से संबंधित है। और उस समय का जो शासन था वो बड़िक वर्ग के हाथों में था, मतलब उस समय के शासन को बड़िक वर्ग के द्वारा संचालित किया जाता था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मिट्टी के जो बर्तन होते थे वो लाल रंग के होते थे। मिट्टी के बर्तन लाल रंग के होते थे और यही जो था लाल रंग के मिट्टी के जो बर्तन थे ये हड़प्पा में और वैदिक सभ्यता में अंतर पैदा करते हैं कि वो वैदिक सभ्यता थी और ये हड़प्पा सभ्यता थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में लाल मिट्टी के बर्तन पाए जाते थे। काली बंगन का अर्थ है काली चूड़ियां। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। काली बंगन का अर्थ है काली चूड़ियां। हड़प्पा काल में प्रदा प्रथा और वैश्यावृत्ति दोनों मौजूद थी। उस काल में प्रदा प्रथा भी था, स्त्रियां प्रदा में रहना पसंद करती थी, और वैश्यावृत्ति भी था। समाज जो था वो मातृ सत्तात्मक था। हमारा मतलब उस समय का समाज मातृ सत्तात्मक था। और मातृ सत्तात्मक का अर्थ है कि मतलब परिवार में माताओं का या लेडीजों का स्थान महत्वपूर्ण था।
टेराकोटा बहुत इंपॉर्टेंट है। टेराकोटा जो है ये पके हुए ईंटों को टेराकोटा कहा जाता था। पके हुए ईंटों को क्या कहा जाता था? टेराकोटा। और देखिए थोड़ा सा कुछ और चीजें हैं, जैसे कि स्नानागार, बृहद स्नानागार जो पाए गए थे वो मोहनजोदड़ो में पाए गए थे। बच्चों इस चीज को लिख लेना, थोड़ा सा मैं इसको जगह के अभाव के कारण थोड़ा सा मतलब कम स्पेस दे पाया हूँ, तो इस चीज को लिखो। मैं बोल रहा हूँ कि बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाए गए थे। और एक चीज और देख लेना बच्चों कि हड़प्पा में जो थी वो दफनाने की प्रथा थी। जैसे कि आजकल मुस्लिम लोग दफनाते हैं, उस काल में भी दफनाने की प्रथा थी। वो कहाँ थी? हड़प्पा में थी। तो इसको लिख लीजिएगा कि हड़प्पा में दफनाने की प्रथा थी और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। जैसे कि हिंदू धर्म में जलाए जाते हैं, उसी तरह जलाने की भी प्रथा थी वहां पे। तो वो कहाँ थी? मोहनजोदड़ो में थी। और एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों कि सबसे बड़ा जो हड़प्पा काल का स्थल था वो कौन था? मोहनजोदड़ो में था, जो कि पाकिस्तान में पाया जाता है। मोहनजोदड़ो कहाँ पाया जाता है बच्चों? पाकिस्तान में। और भारत का सबसे बड़ा जगह कौन था? तो वो था राखीगढ़ी, जो कहाँ पाया जाता है? हिलसार में हरियाणा के हिलसार जिले में पाया जाता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरातात्विक स्थल है। तो बच्चों ये तो थी मतलब हड़प्पा काल की जितनी भी जानकारियां मैंने आपको दी, जो जो उस समय हुआ था, क्या नहीं हुआ था और क्या क्या हुआ था, सब मैंने आपको दी। लेकिन एक चीज था कि कोई भी जैसे साम्राज्य होता है उसका पतन होता है, उसी तरह हड़प्पा का भी पतन का कोई कारण होगा, हड़प्पा सभ्यता का भी पतन का कोई भाई कारण होगा। तो उसका पतन का कारण क्या था? तो उसका पतन का कारण विनाश का कारण यानी पतन का कारण बाढ़ को माना जाता है। किसको माना जाता है? बाढ़ को माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का विनाश का कारण बाढ़ को माना जाता है, जो कि बहुत ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आए हैं कि हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण किसको माना जाता है? तो बाढ़ को माना जाता है। तो बच्चों ये तो मैंने जितना मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट चीज थी हड़प्पा सभ्यता के बारे में, उसका मैंने आप लोगों को नॉलेज दिया। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं इससे भी अच्छा कंटेंट आप लोगों को लेकर आऊँ, ताकि आप लोग अच्छा से पेट की तैयारी कर सकें। तो इसी के साथ बच्चों मैं आप सभी को शुभ रात्रि। और मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए 12 बजे रात में बनाया हूँ, ताकि आप लोग पेट का एग्जाम बहुत अच्छा से क्लियर करें। तो ठीक है बच्चों, शुभ रात्रि।